ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये एक बंदा है, ये क्या कह रहा है? क्या कहना चाहता है? ये एक बिल्डिंग है, पीछे दो बंदे हैं, ये क्या कहना चाह रहा है? एक बंदा बताए, देना चाहता है लेना चाहता है? कुछ देना चाहता हूँ यार। क्या कहता है ये? रेंट पे? अच्छा ठीक है। बेसिकली होता ये है कि इंग्लैंड के अंदर शुरू शुरू में जब कोई बादशाह, जब उसकी ताजपोशी होती थी, ताजपोशी समझते हैं, जब एक सेरेमनी होती थी, तो वो एक स्पेसिफिक जगह पे, तो ये एक बिल्डिंग की खुसूसियत ये होती है, इसकी बिल्कुल फ्रंट साइड पे एक पूरी जगह होती है जहाँ उस बादशाह की, किंग हेनरी होता है या किंग विलियमसन सेवेंथ कोई होता है, वो हम नाम ले लेंगे, उसकी उस दौरान उस टाइम का ये केस रहा है। होता ये है कि ऐसे समझें कि 4 दिन के बाद उस बादशाह की इधर ताजपोशी होनी है। ताजपोशी मीन्स के सेरेमनी ऑफ, मतलब जिस दिन उसको ताज पहनाया जाएगा। तो एक बंदा है, वो उसका बड़ा मजा होता है, बड़ा शौक रखता है, वो चाहता है कि मैं जो है ना ये ताजपोशी, ये जो सेरेमनी है ना किंग की, ये मैं अटेंड करूं, देखूं। अब वो चाहता है कि मैं अटेंड करूं ऑफिशियली, तो ही इज नॉट इनवाइटेड। सो ये क्या करता है, उसके साथ वाली ये बिल्डिंग होती है, ठीक है, ये बिल्डिंग में ये फिर क्या करता है, उस बिल्डिंग के ऑनर से बात करता है। ऑनर को कहता है कि मुझे बिल्कुल वो जो कॉर्नर वाला या जो बिल्कुल टॉप वाला जो कॉर्नर सा प्लेट है ना, वो मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 से 3 दिन के बाद मेरी इधर एक बादशाह की, जिसका मैं बड़ा फैन हूँ, मदा हूँ, उसकी होनी है सेरेमनी, मैं वो देखना चाहता हूँ। ठीक है। वो उस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट चाहे 2 दिन का हो या 4 दिन का हो, वो उनका आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये उनके 1903 का केस, किंग एडवर्ड, इसकी सेरेमनी होती है 1903 में। ये जब अपने वक्त ताजपोशी या जब सीट पे आता है, तो होता ये है कि वो बंदा जो है ना, वो लेता है अपार्टमेंट रेंट पे। जैसे रेंट पे लिया, 3 दिन के बाद जिस दिन सेरेमनी होनी थी ना, उस दिन सेरेमनी कैंसल हो गई। क्यों? किंग साहब, बादशाह सलामत बीमार हो गए। बादशाह सलामत की बीमारी की वजह से वो पोस्टपोन हो गई। समझ गए? अब जो मालिक है, मालिक के मकान, वो उस किराएदार के पास आता है, कहता है भाई मुझे रेंट दे। वो कहता है मैं आपको उन दिनों के रेंट नहीं दे सकता, क्योंकि मैं रहा ही नहीं उस दिन। ने फ्लैट फ्लैट बिल्कुल लिया था, किराए पे लिया था, लेकिन मैं जिस दिन रहने के लिए मैंने जाना था, उन दिनों में बादशाह सलामत आया नहीं, बादशाह सलामत ने पोस्टपोन कर दी। सो मैं अब उस फ्लैट में नहीं रहना चाहता, मैं आपको क्यों किराया दूं? बेसिकली दीज आर द, आपको समझाने के लिए फैक्ट। अब आप बताएं, अगर मेरा आपसे ये सवाल है, एज ए, यू आर नाउ, यू आर द एक्सपर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है ना, इतनी नो एंड हाउ तो हो गई है कि बंदा, अब इसमें मालिक के मकान ठीक है या किराएदार ठीक है अपनी जगह? कैसे? अच्छा, जी मुदस्सिर। हम्म। जी, मतलब ही इज बाउंड टू पे द अमाउंट। फैक्ट्स पढ़ें, कोई एक पढ़े, दिशा पढ़े। अच्छा, इस तरह, सॉरी एक सेकेंड, कुछ केस लॉ इस तरह के होते हैं जिनके अंदर कुछ वर्डिंग बड़ी खामोश होती है। एक वर्ड खामोश होता है, अगला वर्ड से वो शुरू होता है। इसको के खामोश भी है,
ठीक है ना, कैरल भी बोलते हैं, रेल वर्सेस हेनरी भी बोलते हैं। सो प्रोनाउंसिएशन के अंदर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्लीज गो अहेड। यहाँ से पढ़ें। ये केस लॉ बेसिकली जो अराउंड रिवॉल्व करता है ना, वो करता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कब फ्रस्ट्रेटेड होता है? नहीं, आप ना बताएंगे, आप और भी बताएं। आप प्रीवियस क्लास में थे, 2 केस लॉज पढ़े थे फ्रस्ट्रेशन के ऊपर, शादी हाल वाला याद है? फ्रस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वो ये कहता है, मैं और कामरान साहब एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम दोनों वो उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने जा रहे हैं, मुकम्मल करने जा रहे हैं, अचानक जलजला आ जाए, अचानक कोई अनफोर्सीन हो जाए, जो ना मैंने सोचा ना कामरान साहब ने सोचा, इस तरह का जो सीन आता है ना, फिर मेरे ऊपर और कामरान साहब दोनों के ऊपर देयर इज नो एनी लायबिलिटी, वी आर डिस्चार्ज्ड फ्रॉम आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। द रीजन बिहाइंड द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हम दोनों को अलाउ करती है कि भाई अब आप, जब फ्रस्ट्रेशन का बीच में ये आ गया है ना, अब आप उसमें वो नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है अब आप कंप्लाइंस करें ही करें कॉन्ट्रैक्ट की। तो ऐसे समझें कि ये वाला जो केस लॉ है ना, इसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। अब आप इसको देखें कौन ठीक हो सकता है। अगेन पढ़ें, फैक्ट्स पढ़ें, आप बाद में समझेंगे। जी दिशा। कोरोनेशन से मुराद ये ताजपोशी। ताजपोशी मीन्स वो जो सेरेमनी है ना, जो होनी है किसकी? इस किंग की। It was scheduled to take place in London. But session was subsequently cancelled due to the king's illness, making the primary purpose of the room rental impossible. Henry refused to pay the rent or during the cancellation of the session had frustrated the contract's purpose. The reason for renting the room was no longer applicable. अब उस वैसे आपकी अगर बात से मैं जब आपके लेंथ से देखूं ना एज ए स्टूडेंट से, मैं कहता हूँ यार ये तो फिर किराएदार की गलती है कि वो रेंट नहीं दे रहा, उसको देना चाहिए, उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की जो बेसिक या प्राइमरी फाउंडेशन क्या थी? ताजपोशी। समझ रहे हैं कि मतलब उसका जो बेसिक एसेंस था या जो मेजर फाउंडेशन थी वो ये थी कि भाई मैं ये फ्लैट इस वजह से ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं उस दिन ताजपोशी देख सकूं, किंग की सेरेमनी देख सकूं। लेकिन अब किंग की सेरेमनी ही नहीं हो रही, तो मतलब क्या हुआ? एक अनफोर्सीन हो गया ना। अब अगर अब आप इस लेंस से देखें, देखें आप, आपने जो पहली वाली बात की ना, वो आपने अपने हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाइबल है। द रीजन बिहाइंड, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, नाउ ही इज बाउंड टू पे द अमाउंट। पर एक ये जो डॉक्ट्राइन है ना कॉन्ट्रैक्ट में, ये जो फ्रस्ट्रेशन की, ये इधर बीच में अचानक आ जाती है। अगला बंदा कहता है कोर्ट के सामने कि मैंने ये चीज इसलिए ली थी, सपोज करें मैं कहता हूं सर मैंने आईफोन इसी वजह से लिया कि इसका कैमरा अच्छा है, मैं लेता हूं, घर जाता हूं, तस्वीरें लेता हूं, तस्वीरें ही खराब आती हैं। अब जो मेजर कंडीशन कौन सी थी? साहब समझ रहे हो? सो वो मेजर कंडीशन अगर ब्रीच हो जाए या वायलेट हो जाए, वो प्राइमरी चीज खराब हो जाए, या इस तरह का कोई सीन आ जाए, अनफोर्सीन हो जाए, सो इन कंडीशन में डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है। वो ये कहता है कि भाई जब तक फैसल खैरिया मोबाइल बंद नहीं करेगा तब तक चीजें सही नहीं चलेंगी। ठीक है, अच्छा इसके आगे आए, अब जजमेंट देखते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल देखते हैं कि वो क्या कहता है। ये पहले इश्यूज पे जाएं। इशू ये था कि डिफेंडेंट जो है हेनरी, क्या वो, चाहे वो ताजपोशी हो, सेरेमनी हो ना हो, उसके बावजूद ये बाउंड है कि उसको रेंट दे।
अपने ऑनर को, अपार्टमेंट के मालिक को, ये एक मेजर क्वेश्चन है। ठीक है, सेरेमनी होना ना होना ये अलग चीज है, क्या आई एम बाउंड टू पे द रेंट और नॉट, ये क्वेश्चन आता है जजेस के साथ। अब जजेस की जूरिस्प्रूडेंस देखते हैं, जजेस की एनालिटिकल रीजनिंग देखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं। जजमेंट्स पे आ जाए। डिफेंडेंट कौन था? जो किराएदार था। एक सेकंड, बेसिकली उन्होंने पहले उनके फेवर में केस दिया, द रीजन बिहाइंड कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो गया। कैसे हो गया? अब इसको जस्टिफाई करने के लिए वो कहते हैं जैसे ही कैंसिलेशन ऑफ प्रोसेशन हुई है, इससे मुराद ये है कि वो जो ताजपोशी या सेरेमनी ऑफ किंग जैसे ही कैंसिल हुई है, फंडामेंटली दैट डिस्ट्रॉयड द बेसिक एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट करें। However, the specific purpose of the room rental was tied to the possession, and this purpose could no longer be fulfilled. The contract was deemed void due to possession. कहता है कि उस रूम का, उस अपार्टमेंट का, उस फ्लैट का लेने का सिर्फ एक ही मकसद था, जस्ट टू शो, जस्ट टू सी द सेरेमनी ऑफ किंग। अब वो सेरेमनी ही खत्म हो गई है, सेरेमनी ही कैंसिल हो गई है, सो उस रूम का लेने का क्या फायदा? आपको अभी भी कंफ्यूजन है इस चीज के अंदर? बिल्कुल अनफॉर्सीन, जी जी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, इम्पॉसिबल। अच्छा, इसमें मैं, आप, यू आर टोटली राइट, आई एग्री विद यू। एट द सेम टाइम हम एक और मिसाल लेते हैं, जो हमने लास्ट केसला पढ़ा था। मेरी मार्की है, जिस मार्की में इनकी शादी होनी है, इसने मुझे सारा प्लान बताया, चीजें आपने इस तरह करनी है, मैंने पूरी अकॉर्डिंग टू इसके शेड्यूल्ड की। जिस दिन शादी होनी है उस दिन मेरे ही उसके अंदर विदाउट एनी, मतलब मेरी फुल्ली प्रूडेंट या विजिलेंट नजरसानी के बावजूद उसके अंदर आग लग जाती है। इसमें तो इसका कोई कसूर नहीं है ना, नुकसान तो मेरा हुआ है अल्टीमेटली। देखा जाए, शादी इसकी थी, इसने आना था पैसे देने, तब ना मुझे पैसे मिल रहे हैं, शादी भी कैंसिल, उल्टा ये मुझ पे केस कर रहा है। जब हम दोनों कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट जब देखती है कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है, ये एक आग ऐसे ही लगी थी, सो बेसिक या प्राइमरी जो फंक्शन था ना शादी का, वो आग की वजह से खराब हो गया, तो ये फ्रस्ट्रेशन के अंदर आती है। क्लियर? इस केस लॉ को जब मैंने भी 2 से 3 दफा गो थ्रू किया, अगेन एंड अगेन मैं इसकी कमेंट्री में गया, इनकी जब फुली डेप्थ में गया, सो इस केस को, मतलब ये है, सामने से लगता है कि ऐसे नहीं फ्रस्ट्रेशन में आता, लेकिन अब जज साहब ने उसके ऊपर वो डिसीजन दिया हुआ है, जजमेंट है, वो कहता है इस बंदे ने ये फ्लैट क्यों लिया था? सिर्फ और सिर्फ एक सेरेमनी को देखने के लिए। सेरेमनी वाज द अल्टीमेट गोल, सेरेमनी ही नहीं हुई ड्यू टू एनी रीजन, वो उसमें ना मेरी इंटेंशन थी ना इसकी इंटेंशन थी, वो बादशाह सलामत खुद की इंटेंशन की वजह से, बीमारी की वजह से कैंसल हो गई। तो वो जो उस दिन का जो पेमेंट देनी थी ना, जो मैंने उस दिन की एग्जैक्ट, वो जो दिन था वो हुई नहीं, उस दिन की मैं आपको अमाउंट नहीं दूंगा। वो अनफोर्सीन किसके लिए है? जज साहब ने, या उनकी जो जूरिस्प्रूडेंस थी, या जो उनकी एनालिटिकल रीजनिंग ये थी कि भाई इसने तो फ्लैट लिया था जज को देखने के लिए, अब इसको तो नहीं पता था ना कि कैंसिल हो जाएगी, इसका अल्टीरियर मोटिव यही था कि वो चीज देखूं। अब वो देखने वाली चीज ही नहीं रही, तो मैं क्या करूं? इस फैक्ट को मद्देनजर रखते अब आते हैं मजीद आपके इस क्वेश्चन को वो करने के लिए कि भाई उन्होंने और क्या, इन्होंने एक केसला ये टेलर वाला यूज किया, उसमें यह था कि both parties recognize that the regarded the taking place of the coronation procession on the days originally fixed as the foundation of the contract. The words of the obligation on the defendant to pay for the use of the slate for the days named were not used with reference to the possibility that the process might not take place.
ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की वर्डिंग थी। अब अगर आप मजीद इसको हम चाहते हैं ना कि इसको वो करें, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन को चेक करें, नीचे आए, ये 3 चीजें हैं, नेक्स्ट करें। एक आती है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या फ्रस्ट्रेशन ऑफ पर्पस, सजदा, ये पढ़ें, देखते हैं कि किस तरह यूज होती है। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें 3 चीजें कामरान साहब। पहली बात है अनफोर्सीन, जो आपको पता आग लग जाए, जलजला आ जाए या कोई इस तरह की चीज या रेडिकल चेंज आए आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज, जिसमें दोनों पार्टीज की बियॉन्ड कैपेसिटी हो, मेक्स परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। ठीक है ना। अब या फंडामेंटली चेंज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें अगर देखा जाए, एक तो अनफोर्सीन हो गया, इस बंदे ने फ्लैट लिया था, उसको नहीं पता था कि यार जज बादशाह क्यों नहीं आ रहा। दूसरा, इम्पॉसिबल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट उस चीज को कि भाई अब मैं तो फ्लैट में रह ही नहीं सकता जब सेरेमनी नहीं है। तीसरी चीज, फंडामेंटली चेंज हो गई, क्या चीज, परफॉर्मेंस या नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब उसने जाके उस फ्लैट में रह के, दूसरा है, ये पढ़े, या ये चीज मद्देनजर रखी कि भाई हेनरी ने वो फ्लैट क्यों लिया था। हेनरीज इंटेंशन वाज टू जस्ट सी या चेक या शो द सेरेमनी ऑफ द किंग, वो उसका प्राइमरी वो था। कहता है जब वो पर्पस ही अचीव नहीं हुआ, मैंने एक चीज जिस चीज के लिए ली है वो पर्पस, जो बेसिक चीज, होप्स तो कमरान साहब आपको समझ में आएगी कि उसका मकसद था, उसका पर्पस था कि मैं उस फ्लैट की खिड़की से देखूं किसी को, लेकिन जब वो किसी को अब देख ही नहीं सकता, सो उस दिन का, उस स्पेसिफिक डे का, यू आर नॉट बाउंड टू पे द रेंट ऑफ दैट डे। लेकिन ये स्पेसिफिकली नहीं लिखी हुई। हाँ, ये जी जी, इन्होंने इन्होंने इस चीज को देखा है। एक देखें, टेक द की पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हेनरी इंटेंशन टू व्यू द कोरोनेशन प्रोसेशन। इन्होंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी हुई चीजें। बस उसी का, बस वही है। तो देखें आप जज की वो जुरिस, तीसरा पॉइंट खोलें इसका, नेक्स्ट पॉइंट है ये पढ़ें आप। देखिए उसने जो लिया था ना फ्लैट, वो सिर्फ 3 दिन या 4 दिन या जितने भी दिन की सेरेमनी थी उस दिन के लिए उसने बुक किया कि मैं आऊंगा रहूंगा, मेरी ये उस तरह है। अब वो अगली चीज हुई नहीं, ये रहा ही नहीं, तो उसने कहा पैसे दो। उसने कहा मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरा जो अल्टीमेट मकसद था वो खत्म हो गया है। ये इस तरह का हर चीज के अंदर ये कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं इन्वॉल्व कर सकते। दिस वाज द ओनली वन केस जिसके अंदर ये एक थोड़ी सी जजेस ने इंटरप्रिटेशन इस तरह की। जजमेंट्स को, प्रेसिडेंट्स को, उनकी कोई उस तरह की बाकी डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज है ही नहीं। अगर इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, पहले जब हमारा जो इस्लाम का था ना, जो काजी जजमेंट्स दिया करते थे, तो सपोज करें अगर जीशा काजी है ना वक्त का, इसने अपनी एक जमानत के ऊपर दी हुई है,
कि भाई एक बंदे को जो 25 साल का है, जो शराब में पकड़ा गया, नारकोटिक्स बेचते हुए पकड़ा गया, सपोज करते हैं, सो इसको जमानत कैसे मिलेगी? मिलेगी तो ये ग्राउंड्स होना जरूरी है, ठीक है ना? नहीं मिलेगी तो ये ग्राउंड्स होना जरूरी है। अब उसकी जजमेंट्स को कोई नीचे वाला या ऊपर वाला चैलेंज नहीं करता। चैलेंज से मुराद है अभी हमें ये भी काजी वक्त है, मैं भी काजी वक्त हूँ। मैं कहूँ अच्छा मेरे पास यही सेम केस आया, मैंने उसको जमानत दे दी, भाई ये ग्राउंड ठीक है, ओके, आपके बच्चे छोटे हैं, आप घर के अकेले बंदे कमाने वाले हैं, बजाय जेल में जाएंगे आप इधर आए कमाए और ये मैं आपको दे रहा हूँ। हमारा अभी का अलमिया ये करंटली, आप किसी एक टॉपिक उठाएं, उसमें फेवर में 10 जजमेंट्स मिलेंगी और आपको अगेंस्ट में 10 जजमेंट्स मिलेंगी। बट इन यूके जब आप उस चीज को देखते हैं ना, आपको इस तरह डायरेक्टली किसी कोई जज उसकी हिट नहीं करता। अगर वो कोई उसकी चीज को हिट भी कर रहा है ना, तो पीछे पूरी एक रेशनल क्रिएट करता है, उसके पीछे एक एक पॉइंट के। अब ये एक आगे केस था, उसकी जजमेंट के कोई ना पेजेस थे, तो आई थिंक सो यू विल बिलीव 1200 पेजेस थे जजमेंट थे आपकी इन्हीं मेजर केस लाज के अंदर, 1200 पेजेस डिटेल्ड एंड फुली। उसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट के पूरे को उसके अंदर मेंशन किया हुआ था और बड़ा खूबसूरत तरीके से उसको किया हुआ था। उसके अंदर बाकी भी चीजें थी, एक्स्ट्रा फैक्ट्स इंक्लूडेड थे, आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि वो नीचे लोअर कोर्ट से लेकर टिल द फाइनल कोर्ट था, इसी वजह से इट वाज ए कंपाइल्ड जजमेंट। कहने से मुराद है हमारे यहाँ और यूके में आप देख सकते हैं ह्यूज डिफरेंट। टेरी वर्सेस पीक, शरिया आप समझाएंगे या मैं समझाऊं? जी जी, तब तक आप इस फैक्ट्स को पढ़ लें। जीशा की कंपनी होती है, ठीक है, वो एक कोई चीज जिस तरह होता है ना, मैं आपको समझाने के लिए एक और मिसाल देता हूँ इस केस को पे आने से पहले। जब आप डॉक्टर बनते हैं ना, डॉक्टर बनने के बाद आप पीएमडीसी से लाइसेंस लेते हैं, ऐसे जरूरी होता है। वकील बनते हैं तो आपने लाइसेंस लेना होता है किससे? पाकिस्तान बार काउंसिल से, या आप अपनी जो नीचे वाली काउंसिल्स या रेगुलेशन होती हैं उनसे लेते हैं। इस कंपनी का हुआ ये था, एक कंपनी होती है जिसके शेयर होते हैं, वो अनाउंस करते हैं कि हमारे पास ये वाली चीज मौजूद है, जो कि मौजूद नहीं होती उस वक्त। उन्होंने वो, जी शरियर बताना चाहते हैं, बताएं। अवार्ड वेबसाइट जैसे मैंने टूल टैकल अपनी तरफ खेलता था कि मैं अवार्ड जो वेबसाइट्स हैं वो भी मैंने बनाई। इसी तरह इस केस में जैसे वो रिलेट कर रहे हैं, जैसे डायरेक्टर जो वो कहते हैं हमारी कंपनी की स्टेज पे हमारे पास वो चीजें अवेलेबल आप उधर आए, ठीक है, तो लोग उधर चले गए, ठीक है, लेकिन जब इन एंड में देखा गया तो वो लॉस में चला गया, ठीक है, उन्होंने अपना सारा क्लियर कर लिया। तो अभी जिनकी इन्वेस्टमेंट्स ने तो भी उस एज द रिमार्क्स ऑफ डायरेक्टर्स ये हैं, तो उनका जो लॉसेस है वो इस केस में बताया कि कैसे उन्होंने जो है अपनी प्रेजेंटेशन दी है, प्रेजेंट किया लोगों को, ये चीजें। इसकी इसका आपने सही समझाया, लेकिन मजीद समझाने के लिए कामरान साहब, होता ये है कि सपोज करें पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं। पाकिस्तान में एक कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी कंपनी है, कोई भी नाम ले लो, क्या कंपनी का नाम बताएं कोई कंस्ट्रक्शन की है, इसके अलावा बताएं। स्टार मार्केटिंग नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी जो बहुत बड़ी है। पाक बिल्डर, पाक बिल्डर इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक बड़ी अच्छी कंपनी है। उस कंपनी का काम है कि जो है ना बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है ना, रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, ये उसके कंपनी का मेजर मकसद है। अब उस कंपनी को ये काम करने के लिए एक लाइसेंस होता है जो पीईसी देती है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। C3, C4, C5 उनकी कैटेगरीज हैं कि कौन सी कैटेगरी। C3 सपोज करें मेजर कैटेगरी, आप रोड बना सकते हैं, आप करोड़ों अरबों रुपए में गवर्नमेंट से ठेके ले सकते हैं, आप अपनी कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। अब उस पाक लैंड ने क्या किया, या पाक बिल्डर्स ने एक कंपनी तो अपनी बना ली,
कंपनी बनाने के बाद उन्होंने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दी है या नहीं दी। अब इसका नाम बढ़ रहा था, इन्होंने कहा हम जो यूज करते हैं मटेरियल बड़ा अच्छा यूज करते हैं, हमारे पास जो मशीनरीज हैं वो बड़ी जबरदस्त हैं। मुझे पता चला कि यार ये पार्क बिल्डिंग बड़ी अच्छी जा रही है। मैंने इसको कहा कि आप मुझे आधे अपने शेयर दो, ठीक है। मैंने इस वजह से, क्योंकि उस कंपनी के डायरेक्टर्स ने कहा हमारे पास अच्छी मशीनरीज है, मैंने वो मद्देनजर रखते हुए मैंने उनसे आधे शेयर खरीद लिए। मैंने कहा ये भी तरक्की करेगी तो मैं भी करूंगा। जैसे मैंने शेयर खरीदे, इनको जो पीसी ने लाइसेंस देना था ना वो कैंसिल कर दिया। लाइसेंस कैंसिल किया तो शेयर क्या हो गए उनके, कम हो गए, मार्केट में वैल्यू डाउन होगी, लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ दिया। मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर केस कर कि भाई आपने मुझे मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन की है, मेरे साथ फ्रॉड किया है। फ्रॉड ही नजर आ रहा है ना कि आप, मुझे नहीं पता था, मैंने आपकी बातों पे आके आ गया। और मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि यू हैव मिसगाइडेड। अब इसके ऊपर कोर्ट जो जजमेंट देती है वो देती है उस अगले बंदे की फेवर में। क्यों? अब उनको हम जाके थोड़ा समझते हैं। अब बेसिकली इस जब देखते हैं डेयरी वर्सेस पीक, ये पीक डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, ऑफ द कंपनी, जिन्होंने शेयर बेचे थे इसको, इस बंदे को। इस बंदे ने क्या कहा, द डायरेक्टर्स ऑफ ट्रेमवे कंपनी, ये कंपनी है, issued a prospectus which stated the company had statutory authority to use steam power instead of horses। एक कंपनी होती है, कोई उनकी रेगुलेशंस के लिए कहते हैं हम ये वाली पावर यूज कर रहे हैं, बजाय कि हम कोई ओल्ड या ट्रेडिशनल करने से हम टेक्नोलॉजिकल कोई चीज कर रहे हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए द क्लेमेंट डेयरी bought shares in the company on the strength of his statement। कौन सी स्टेटमेंट थी? पीक की स्टेटमेंट थी कि हमारे पास ये वाला स्टीम पावर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ हॉर्सेस पावर। इनफैक्ट कंपनीज एप्लीकेशन फॉर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वाज स्टिल इन प्रोग्रेस, इट वाज अल्टीमेटली रिफ्यूज। कौन सी? ये जो स्टीम पावर वाली जो एप्लीकेशन थी ना, जो भी एक मैकेनिज्म था जो उसको इशू करने वाली थी, उन्होंने इनकी ये वाली एप्लीकेशन को रद्द कर दिया। अब होता ये द क्लेमेंट सूड द डायरेक्टर्स फॉर डिसीट, धोखा, कि आपने मुझे धोखा दिया है। आपकी जब अल्टीमेट एप्लीकेशन रद्द होनी थी तो मुझे पहले बता देते, मैं आपके शेयर कभी खरीदता ही नहीं। द डायरेक्टर्स रेस्पोंडेड दैट दे हैड ऑनेस्टली बिलीव्ड दैट द स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस वाज ट्रू। डायरेक्टर्स कहते हैं जब हमने एडवर्टाइज किया ना, या जो हमने कंपनी का प्रोस्पेक्ट दिया था ना, उस टाइम जो हमने बात की थी ना वो बिल्कुल दुरुस्त की थी, क्योंकि हमारी इंटेंशन थी कि हम वो चीज गेन करें। हमारा यही था कि हम यही यूज कर रहे हैं। अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली ये हो गया कि सपोज करें वो एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई, तो अब ये इसका मकसद नहीं मैंने आपके साथ धोखा किया है। होप्स ऑफ फैक्ट से क्लियर हो गए होंगे। किसी को कंफ्यूजन है ताकि मैं दोबारा बताऊं? प्रोसीड। नहीं, अनफॉर्चुनेट नहीं आता इसमें, अनफॉर्चुनेट नहीं है। अनफॉर्चुनेट पता है कौन सी चीज होती है? पिछले केस को अगर आप 2 मिनट साइड पे रखें ना, तो अनफॉर्चुनेट ऐसे हैं जिसमें नेचुरल कोई चीज इन्वॉल्व हो या बियॉन्ड योर कैपेसिटी हो। इसमें सपोज करें इफ द कंपनी, ये जो स्टीम पावर के लिए ये जो उनकी कंप्लाइंस है ना ये पूरी करे तो ऑटोमेटिकली ही विल गेट द एनओसी। इसमें बियॉन्ड कैपेसिटी तो है ही नहीं ना, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ही नहीं इसमें। जो कंस्ट्रक्शन वाली मिसाल दी, इसी तरह का इसका सिचुएशन होती है। अब जजेस क्या कहते हैं इसकी जजमेंट्स को देखते हैं, फिर अगेन मैं समझता हूँ। इश्यूज ये, वर द डायरेक्टर्स लायबल फॉर डिसीट, क्या जो डायरेक्टर्स ने बात की थी कि हमारे पास स्टीम पावर है हमारी कंपनी के अंदर, वी आर यूजिंग दिस मैकेनिज्म इंस्टेड ऑफ ए ट्रेडिशनल या हॉर्सेस पावर वो यूज करें, तो क्वेश्चन ये आता है, इशू ये आता है, क्या ये लाइबल है? इन्होंने वाकई में धोखा दिया है उन लोगों को जिन्होंने इनसे शेयर खरीदे हैं? पता है ना, इसकी मिसाल मैं बिल्कुल आम अल्फाज में आपको समझाने के लिए कहूँ। इस्लामाबाद में सीडीए है, रावलपिंडी में आरडीए है, लाहौर में एलडीए, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनका बेसिकली काम होता है एनओसीज देना। उसकी बाउंड्री जुरिडिक्शन में जो भी बंदा
सपोज करें मैं चाहता हूं मैं रावलपिंडी में एक सोसाइटी बनाऊं, ठीक है, मैंने एप्लीकेशन दी इसको आरडीए को कि भाई मुझे ये जमीन मेरी ही है, अब मुझे एनओसी दें, मैं इधर क्या करूं, बिल्डिंग्स बनाना चाहता हूं, कमर्शियलाइज करता हूं और घर बनाता हूं। मैंने यहाँ एनओसी अप्लाई की, साथ में मैंने घर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने जैसे ही घर बनाए, लोगों को मैंने फाइल्स बेचना शुरू कर दिया। लोगों को मैंने कहा ये मेरी अप्रूव मेरी है, मेरे मतलब मुझे आई वाज 100% श्योर कि मुझे एनओसी मिल जाए, चीजें हो जाएंगी। होता ये मैंने लोगों को फाइलें देना शुरू कर दी। कुछ टाइम के बाद आरडीए ने क्या किया, मेरी उसको रिफ्यूज कर दिया, मेरी एनओसी को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, ऑर्डर कर दिया कि ये इलीगल सोसाइटी है। अब 100 लोग मेरे ऊपर जब केस करेंगे ना, देखिए आप लोगों का तो आप यू पीपल आर द एक्चुअल बायर या जो उसके अंदर रहने वाले हैं, आप लोगों ने मुझ पे केस कर दिया। मैं जब अब यहाँ बीइंग इन यूके, बीइंग कॉन्ट्रैक्ट को मद्देनजर रखें, यहाँ कोर्ट कहती है क्या आपने अशफाक वाकई में धोखा दिया है लोगों को, आपको इंटेंशनली पहले से पता था आपकी ये वो? मैं कहता हूँ नहीं, मैंने अपनी ये चीज पाइपलाइन में दी थी, आई वाज फुली श्योर कि ये चीज मेरी पूरी होगी, ये कंप्लाइंस होगी, मुझे ये एनओसी मिलनी है। तो मैं तो अपनी चीजें मैं 100 लोगों के सामने कर रहा था, मैं इधर ये चीज अप्लाई की हुई थी, बाद में ये चीज होगी तो अब मैं क्या करूँ? आई एम नॉट लाइबल फॉर यू पीपल फॉर यूर डैमेजेस। नहीं समझ में आई? मिस रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन मैं बता भी रहा हूँ लोगों को। अब बताएं सर, क्या मैं गलत हूँ? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है ना, ये चीज है, ये चीज इसके अंदर इंक्लूडेड। समझ रहे हैं ना, कसूर नहीं है। नहीं नहीं हो गया है, नहीं इन्होंने हो गया वाली बात ही नहीं की। उन्होंने ये बात की है कि देखें हम ये यूज कर रहे हैं, ये चीज इस तरह है, कोई कंपनी की एक स्टीम पावर मैकेनिज्म होता है उसमें। अब ये इस पे आए डिसीजन, इसके बाद में आता हूँ बैक साइड में। The House of Lords held in favor of the directors. The reason behind, since the head believed the statement the head not been fraudulent. जो हमने स्टेटमेंट दी हुई है प्रोस्पेक्ट में, जो बात की है वो हमने धोखे वाली बात ही नहीं की। अब उसके लिए सर्टेन वो हैं क्राइटेरिया हैं, वो देखते हैं, नीचे करें। पहली है फ्रॉडलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्स एक्चुअल नॉलेज ऑफ द फॉल्सहुड और रेकलेसनेस। फ्रॉड बंदा तब करता है जब व्हेन यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट थिंग। एक डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है किसी का अपेंडिक्स का, किसी का आईज का। डॉक्टर को पता है कि ऑपरेशन के दौरान अगर कोई इंस्ट्रूमेंट पेट के अंदर या उस आंख के अंदर या जहां जिस जगह कर रहा है कोई चीज छोटी भी रह जाती है तो अगले बंदे की जान जा सकती है। अगर डॉक्टर को ये चीज पता होती है ना, डॉक्टर को ये चीज पता होती है ना, उसके बावजूद ये चीज करे ना, सो उसको ये नेग्लिजेंट में भी आता है, ये रेकलेसनेस में आता है। रेकलेस और नेग्लिजेंट में फर्क है बड़ा। क्या फर्क हो सकता है रेकलेसनेस में और नेग्लिजेंट में? एक होती है लापरवाही, रेकलेसनेस में आपको पता भी है, मुजरवाना गफलत जिसको आप कहें, मुझे पता है मैं अगर ये चीज एक्ट करूंगा इससे नुकसान हो सकता है अगले का बंदे का, फिर भी मैं कर जानबूझकर। ये मोस्टली यूज होता है जब डॉक्टर्स, उसकी हम कहते हैं ना ये गफलत थी आपकी, ये आपकी नेग्लिजेंस थी। एट द सेम टाइम द अदर वर्ड इट आल्सो यूज्ड इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी व्हिच इज रेकलेसनेस। तो कहता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए, फ्रॉड के लिए ये चीज होना जरूरी है। डायरेक्टर्स ने ये चीज नहीं की, उनको ये नॉलेज ही नहीं थी। सर होप सो अब मेरी बात, उनको ये पता ही नहीं था कि ये चीज होनी है। तो उनकी, अब इसके 1 मिनट आए इसके दिशा आगे करें, इसका लीगल मैक्सिम मैं समझता हूँ।
फ्रॉड इज मेलिशियस डिसीट। क्रिमिनल लॉ के अंदर आपने दो थ्योरी पढ़ी है, एक होती है एक्टस रिया, दूसरी होती है मेल्स रिया। एक्टस रिया मीन्स द फिजिकली हार्म टू समवन। मेल्स रिया या जो आपकी मेंस रिया होती है, इट मीन्स कि आप इंटेंशनली किसी के लिए गलत सोचें। मैं यहाँ बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं इसकी मैं तो इसको नुकसान दूं, उसके बाद जाके मैं फिजिकली ये चीज करूं, दोनों में फर्क है। ठीक है ना। एक फिजिकल एक्शन डिफाइंड फ्रॉडलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन ये बेसिकली आपका करता है। इस वाले केस में जो डायरेक्टर्स थे ना, उनकी कोई भी इंटेंशन मेलिशियस थी नहीं। उनकी जो इंटेंशन थी ना कि किसी को हम शेयर इसलिए ज्यादा बताए कि लोग आए, ये फिर फ्रॉड आता है, मिसरिप्रेजेंटेशन आती है। उनकी जो इंटेंशन थी ये थी नहीं, उनके जो ट्रू बात उनके सामने थी, जो उनके ट्रू नॉलेज में थी कि भाई हमें ये चीज मिल रही है, हो रही है, सो वी आर ऑन दिस स्टेज। अगला बंदा उसके बावजूद ये चीज कर जाए तो फिर आप लोगों के पार्ट पे हो सकता है, मेरे पार्ट पे आई एम नॉट कल्प्रिट, आई एम नॉट लाइबल टू पे यूर डैमेज। पीछे चले एक सेकेंड। A person is not liable for fraud simply for making a false statement due to negligence or without proper investigation. Clear? An action for deceit requires the claimant to prove fraud. अगर जिन बंधु ने जो पी के आई मीन डेयरी है, वो कहता है इसने फ्रॉड किया तो फ्रॉड को प्रूफ करो, क्या प्रूफ है? देखें, एक सपोज करें जो सर आपने आरटीए वाली बात की, मैं अगर ये स्टेट करता कि मेरी अप्रूव्ड हो चुकी है, देन आई एम योर कल्प्रिट, देन आई, वो कहते मैं फिर आपका मुजरिम हूँ, मैं आपके साथ गलत बयान कर रहा हूँ। मैंने तो आपके साथ ये शो ही नहीं की, मैंने सीधी बात की है। फ्रॉड को शो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको बताना पड़ता है कि आपने ये फ्रॉड किया है। The second thing, this means showing the defendant either knew his statement was false, believed it was false, or made the statement recklessly without caring whether it was true or false. एक होता है ना, इनको डिफेंडेंट को पता हो, डायरेक्टर्स को, जो हम बात कर रहे हैं कि सही है गलत है, पता होना चाहिए ना उनको। तो वो कहते हैं कि डिफेंडेंट इधर न्यू स्टेटमेंट वाज फॉल्स, बिलीव इट वाज फॉल्स और मेड, उनको पता हो, या धोखा देने के लिए आपको पता हो कि यार जो मैं बात कर रहा हूँ गलत साबित हो सकती है या गलत है, तब वो फ्रॉड होती है, तब वो गलत होती है। The court noted that fact that the defendant made a statement carelessly and without a reasonable grounds to believe it may be evidence for fraud, but it is not conclusive. A person can carelessly and unreasonably make a statement while honestly believing it is true, and that is not fraud. अगला बंदा कोई बात कर रहा है, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। मिस्टर आरडीए वाली मैं अगर बात करूं कि हमारी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है या इन प्रोग्रेस है, हम इस स्टेज पे हैं, इस बात का मकसद कभी भी धोखा नहीं है। इस केस में, इस कंपनी वाले मामला में इसी तरह की सिचुएशन, अगर मैं आपको बताऊं कि अप्रूव्ड हो चुकी है, फिर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। मैं आपके सामने हकायक सीधी बात कर, मैं आपको एक सिनेरियो रखता हूँ, मैं ऑफर करता हूँ सोहेल को कि भाई ये गिलास मैं आपको 50 रुपए का बेचता हूँ, ठीक है। सोहेल कहता नहीं सर मुझे 30 रुपए में बेचते हैं। मैं कहता हूँ भाई मैंने आपको नहीं देना, मैंने ऑफर की, उसने क्या किया, ऑफर क्या हो गई, मतलब खत्म हो गई, रिजेक्ट हो, क्योंकि उसने एक नई ऑफर कर दी। दोबारा होता ये है कि अगेन मैं इसको कहता हूँ चलें, आपको मैंने पहले 50 कहते, दोबारा मैं 40 रुपए कहता हूँ, जनाब आपको मैं ये गिलास कितने का देता हूँ, 40 रुपीज का। ये कहते हैं नहीं नहीं सर 30 का। दोबारा ये मुझे क्या करते हैं, काउंटर ऑफर करते हैं। मैं फिर इसको कहता हूँ कि भाई आप, मैंने 40 रुपए कहे, आपने 30 कहे, मैं आपको अब नहीं बेचूंगा, ठीक है। मैंने इनको क्लियरली कम्युनिकेट किया, मैं अपने वापस घर आ गया। ये अगले दिन गया कोर्ट, मेरे ऊपर केस कर दिया कि जनाब ने मुझे ऑफर की 40 का गिलास, अब मैं 40 में लेना चाहता हूँ, तो ये गिलास का हकदार मैं हूँ। क्या ये केस बनेगा?
आप शायद समझे नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। हाँ, केस बनेगा या नहीं बनेगा, मैं समझाता हूँ। ये बैठ ले, मैं ऑफर करता हूँ ये गिलास, पूरा नाम क्या है? सोहेल, सोहेल हसन। सोहेल को, हसन को कहता हूँ ये गिलास 50 रुपये लोगे? ये कहता नहीं सर 30 रुपीज में मैं लेना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ आपको मैं नहीं बेच रहा हूँ। 5-10 मिनट के बाद मुझे ख्याल आता है कि यार 30 रुपये पे आया है, शायद 40 पे आ जाए। मैं इसको अगेन दोबारा कहता हूँ कि 40 रुपये में गिलास लोगे? ये कहता नहीं सर मैं 30 रुपये में लूंगा। मैं चुपचाप सामने आता हूँ, मैं कहता हूँ पहले ऑफर की, आपने काउंटर ऑफर की, मैंने फिर आपकी ख्याल रखते हुए मैंने दोबारा 10 रुपये कम किए, फिर भी आपने 30 रुपये बताया, अब मैं आपको गिलास नहीं बेचूंगा। मैं ये कह के वापस आ जाता हूँ। मैं घर पे बैठा हुआ था, मुझे कोर्ट का नोटिस आता है कि आपके खिलाफ इसने केस किया है। केस क्या किया है कि ये कहता है कि इसने मुझे ऑफर की 40 रुपए की, मैंने थोड़ी देर के बाद इसको ऑफर का पहले 30 रुपए कहे, अब मैं 40 में ही लेना चाहता हूँ। सो अब ये गिलास मेरा है, आपने ऑफर की, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो हमारी ये क्लियर ऑफर एक्सेप्टेंस होती है ना, तो क्लियर हो रही है। सो मेरा ये केस है इसका। अब आप बताएं क्या ये केस बनता है या नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? हम्म, अच्छा, इसको कॉन्ट्रैक्ट की जुबान में क्या बोलेंगे आप? इतना आपने कॉन्ट्रैक्ट समझा है ना, कॉन्ट्रैक्ट की जुबान में अगर इसी बात को आप कम्युनिकेट करें, मतलब मैंने ऑफर की, इसने क्या किया? काउंटर ऑफर की। जब काउंटर ऑफर होती है तो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है ना? अब ये दोबारा 40 में लेना चाहता है, जो जिसको मैंने इनको अब ऑफर ही नहीं की। कॉन्ट्रैक्ट, इसी केस लॉ के अंदर ऐसे ही सीन हुआ है, सेम सर्कमस्टेंसेज है। हाइड वर्सेस रेंट। ये एक बंदा होता है रेंट, जिसका एक घर होता है, एक फार्म हाउस होता है। ये अपने दोस्त को, हाइड को कहता है कि मैं आपको ये 1200 पाउंड का बेचना चाहता हूँ, ठीक है? ये पहली ऑफर इसको करता है, ये जिसका घर है, ये ऑफर करता है अपने दोस्त को, कुलीग को, या कोई इसमें है। अगला बंदा कहता है कि नहीं मैं आपसे ये कितने में लूंगा? 1000 में लूंगा। 200 रुपये कम बताए, समझ गए? ये कहता है नहीं मैं आपको 1000 में तो नहीं दे सकता, सीधी सी बात, खत्म हो गई बात। इसने ऑफर की, इसने काउंटर ऑफर की, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। चंद दिन के बाद फ्रेंच भाई साहब कहते हैं यार दोस्त है मेरा, या कोई ताल्लुक वास्ते वाला है, इसको मैं कितने में बेचता हूँ? 1000 में बेचता हूँ। कि भाई आप 1000 में लें, सॉरी ये 1000 में। अगला बंदा कहता है नहीं मैं आपसे 950 में लूंगा। समझ रहे हैं? मतलब 50 पाउंड उल्टा कम। काउंटर ऑफर हुई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। चंद दिन के बाद भाई साहब को ख्याल आता है कि भाई
इसने मुझे ऑफर तो की हुई थी 1000 की, अब मैं 1000 में लेता हूँ। इसने जैसे ही उनको कहा which was the sum that had previously been offered, however Mr. Range refused to sell his farm. उसने मना किया हुआ था पहले ही, अब ये कहता है कि भाई मैं आपसे 1000 में लेना चाहता हूँ, दोबारा मना कर दिया। इसने केस कर दिया उस घर के ऑनर के ऊपर, आपने मुझे ऑफर की थी 1000 की, मैं अब आपको 1000 देने को तैयार हूँ, मुझे घर दें। ये केस लाए। अब देखते हैं कि जजेस का आउटकम क्या है, डिसीजन क्या है। नेक्स्ट करें, जरा ये पढ़ें, इशू पढ़ लें जरा। issues in the case was whether there was a valid participant maybe discussions. भाई साहब जो है ना, हाइड जो कंप्लेनेंट हैं, जो क्लास केस लेकर है, वो कहते हैं कि इसने कॉन्ट्रैक्ट का क्या किया है, ब्रीच किया है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने आया है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन के कोर्ट को कहता है मैं 1000 देने को तैयार हूं, आप इसको कहेंगे मुझे ये अपना 1000 में फॉर्म बेचे, ठीक है। अब आगे इश्यू मेजर ये होता है वेदर देयर वाज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या दोनों के दरमियान वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि बीच में काउंटर ऑफर भी हुई है, उसके बावजूद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वेदर द ओरिजिनल ऑफर वुड स्टिल रिमेन ओपन, काउंटर ऑफर के बाद भी ओरिजिनल ऑफर रिमेन रहेगी या नहीं रहेगी, ये मेरा आप सवाल है, तो जवाब देगा इन तीनों चीजों का। जी, तो क्या होता है, सपोज करें मैंने आपको ऑफर की, आपने काउंटर ऑफर कर दी, अब आपकी काउंटर ऑफर को मैं अगर एक्सेप्ट करूंगा तो क्या होगा, ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो आपने अब ऑफर की मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। पहले मैंने ऑफर की, आपने काउंटर ऑफर की, मींस के कॉन्ट्रैक्ट मेरा आपका खत्म हो गया है। नाउ द न्यू प्राइस अराइज जो आपके पार्ट पे, अब उसको मैं अगर एक्सेप्ट करूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर मैं इसको एक्सेप्ट ना करूं तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ये बेसिकली इशू है इसका। अब आते हैं जजमेंट्स की तरफ, ये पढ़ें डार्क। समझ गए बात को, कहते ये वो वाली बात है ना, मैंने अभी ऑफर की कि यार मेरे पास ये वॉलेट पड़ा है, मैं बेचना चाहता हूँ 1000 रुपए का, आप में से कोई जवाब नहीं देता अभी, ठीक है ना। मैं कहता हूँ अगर आप नहीं लेना चाहते, मैं बस अब आपको ऑफर खत्म है, मैं कह के चला जाता हूँ। अगले दिन दोबारा क्लास में आता हूँ, हसन 1000 रुपए लेके आता है कि सर आप मुझे कल आपने ऑफर की थी ना, अब मैं आपको 1000 दे रहा हूँ, एक्सेप्टेंस हो गई, अब मुझे वॉलेट मेरा है। क्या ये चीज वैलिड है? क्यों, इसमें क्या चीज आ रही है मेजर, टाइम। कॉन्ट्रैक्ट कल ही लैप्स हो गया था, खत्म हो गया था। इसके अंदर बेसिकली वही सेम चीज हुई है, कोर्ट ने जजमेंट दी, जिसका फॉर्म जिसका घर था ना उसके हक में। द रीजन बिहाइंड कि भाई अगली पार्टी ने, आपने जब ऑफर की उसने काउंटर ऑफर की, द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज, नाउ पार्टीज आर फ्री फ्रॉम द लाइबिलिटीज। अब वो अगले दिन दोबारा आता है, कहता है मैं आपको उतनी पेमेंट देने को तैयार हूँ जितनी आपने मुझे कही थी। अब कोर्ट कहती है अब उसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब आप किसको कहने जा रहे हैं, अब उल्टा आप उसको ऑफर कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट करे तो एक नई चीज है। ये इसके अंदर बेसिक केस था। आप ऑन इसको पढ़ें जी।
बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश्ड ये होता है, जब भी काउंटर ऑफर होगी इट मींस कि जो प्राइमरी ऑफर है ना वो कैंसिल होगी, खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। मेरे पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, टर्मिनेट्स हो गया, ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गया। क्लियर? सेकंड प्रिंसिपल, नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफ एन एक्टिव ऑफर। नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एन एक्सेप्टेंस। अब अगले दिन जब दोबारा आया है ना हाइट, कहते अब मैं आपसे 1000 रुपीज का लेना चाहता हूं। अब अगला बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगला बंदा नहीं कर रहा तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, सिरे से नहीं है, खत्म है। क्लियर? पढ़ने दिशा इसको। For a contract to be formed, it must be made by the offer. This case, if highest offer has already rejected the original offer, the latter should no longer be accepted once friends refuse the offer. कहता है कि ये वैलिड तब रहती, नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफ एन एक्टिव ऑफर, वैलिड तब रहती जब अगला बंदा, वो जो घर का मालिक है ना, वो उसको मना ही ना करता। वो कहता है भाई मैं आपसे ये जो बोतल 50 रुपए में देना चाहता हूँ, आप कुछ जवाब नहीं देते सपोज करें, और अभी भी पड़ी हुई है ऑफर, अगले दिन जाके आप आते हैं मेरे पास, अब स्टिल पेंडिंग है वो, क्योंकि वो पड़ी हुई है, उसका टाइम अभी तक खत्म नहीं हुआ। सर क्लियर है? चीजें जब तक वो मना नहीं करेगा, या स्पेसिफिक मेंशन्ड हो इन द कॉन्ट्रैक्ट, या वो मुंह से बोले, या वो कह दे, जवाब दे दे कि अब ऑफर खत्म हो गई है, खत्म। नेक्स्ट करें, इसका लीगल मैक्सिमम पढ़ते हैं, देन फिर नमाज की ब्रेक करते हैं। तीसरी चीज है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन हमने जनाब पहले लेक्चर में पढ़ी थी, कम्युनिकेशन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफर करने की, एक्सेप्टेंस सुनने की। अब मैं कह रहा हूँ हसन आपको मैं 50 रुपए के पेन देता हूँ, हसन इधर आके 30 रुपए रख देता है, इट मीन्स दिस इज अ काउंटर ऑफर, चाहे वो इम्प्लाइडली हो, एक्शन के थ्रू हो, कुछ भी हो। तो कम्युनिकेशन जरूरी है, चाहे वो इम्प्लाइड हो या एक्सप्रेस हो, या किसी भी तरीके की मोड कोई भी हो। सो इट इज वेरी नेसेसरी। मैनेज लाइव कॉन्सर्ट होते हैं, जिसको मैनेज करने वाला सपोज करें मैं हूँ, ऋषा या कोई भी बंदा जो उधर आके सिंगिंग करता है। इसी तरह ओपेरा एक यूके का पुराना बना हुआ है ट्रेडिशनल, वहाँ जो प्रॉपर जो सिंगर होते हैं ना, जो ओपेरा को जो गाते हैं, वो सॉन्ग आके उधर गाते हैं, उसको मैनेज करने वाला एक और बंदा होता है जो पूरे ओपेरा को मैनेज कर रहा होता है। सो एक बंदे का ये फ्रेड अपना ये जो है ना फ्रेडरिक गे का अपना होता है ओपेरा, जिसमें ये हायर करता है एलेजेंड्रो बैटनी को। इन दोनों के आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि भाई आपने फला तारीख को, मतलब मैंने आपको हायर कर दिया 3 महीने के लिए, मैं ओपेरा का वो हूँ, ऑनर हूँ, रीशा सपोज कर ही इज अ सिंगर, मैंने इसको कहा कि यार जनवरी से लेकर मार्च तक आपने 3 महीने कंटिन्यूअस मेरी इधर आके सर्विसेज देनी है, मैं इन 3 महीनों के जगह पे आपको इतनी पेमेंट करूंगा। फर्स्ट हमारी क्लॉज ये थी। सेकंड क्लॉज ये थी कि ऑफिशियली स्टार्ट होने से पहले आप उसकी रिहर्सल भी करने मेरे ओपेरा के अंदर आप आएंगे, जिसकी आप 1 हफ्ता पहले रिहर्सल करेंगे, मुझे दिखाएंगे, आप देखेंगे, ताकि एक होता है ना वार्म अप होता है, उसके बाद आप ऑफिशियली करेंगे। जिन दिनों में 6 या 7 दिन पहले रिहर्सल करनी होती है ना, उन दिनों में सिंगर आता ही नहीं है। ठीक है, उन दिनों में सिंगर की कोई अपनी मसरूफियात होती है या कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से वो आ नहीं सकता। जिस दिन ऑफिशियल स्टार्ट होती है ना, वो जो डेट फिक्स थी जिस पे लोगों ने आना था, उस दिन वो भाई साहब आ जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो होता ये है कि जो अगला ओपेरा का ऑनर है उसने तब तक इस बंदे को फायर करता है मेरे खिलाफ। नाउ बीइंग ए थर्ड पर्सन ऑब्जर्वर, क्या कहते हो कि क्या रिलीफ इसको मिल सकता है, या क्या रिलीफ आई कैन सीक फ्रॉम द कोर्ट? रीजंस? ये उसने कंडीशन कोई चीज कर दिया है कि आपने पहले आपकी रिहर्सल नहीं है, उसके बाद आपने ऑफिशियल स्टार्ट, तो इसमें सर मेरे ख्याल से तो इसके पार्ट पे, सिंगर के पार्ट पे, एनीवन एल्स? तो मेरी कंडीशन थी ना, तो प्रोमोशन का डे था, वो एक मेन कंडीशन जी उसके साथ सब कंडीशन कह सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसने
रीजन है, उसके पास एक सॉलिड रीजन भी ना है, उसके पास की मसला ना कोई, तो जो मेन उसका फंक्शन का दिन था, जो मेन उसकी चीज थी, उस पे वो आ गया। तो इसमें अब क्योंकि उसने जो मेन उसकी जो क्लास को वायलेट नहीं किया था, सब क्लास को कह सकते हैं, ठीक है, वो माइनर उसकी ना, जी जी, उसको उसपे हो जाएगा, उसको उसको लगाई जा सकती है, उसपे पैसे काटे जा सकते हैं, राइटली उसके द्वारा उससे राइटली एक्सप्रेस, बिल्कुल सही कहा जी जी सर, करेंटली जो है वो बिल्कुल कैसे यस, इसी केस में ऐसे ही हुआ है। इस केस के अंदर जो मेजर या स्पेसिफिक, जिस तरह मैंने कहा था बॉडी के अंदर हार्ट इज द मेजर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, वो निकाल दो ना तो बॉडी आपकी बंद हो जाती है। बाकी अगर एक टांग निकाल दो कोई मसला नहीं, बंदा चल फिर सकता है, ठीक है ना। आप यू कैन रिप्लेस, एक नाक निकाल दो, कुछ चीज कर दो, कोई मसला नहीं, वो आपकी सेकेंडरी होती है। इसी तरह इसके कॉन्ट्रैक्ट में दीज वर द फैक्ट्स। हुआ ये कि सिंगल जब कोर्ट में गया ना, उसने जो प्ली ली, उसने कहा जनाब देखें, रिहर्सल वाज नॉट इम्पोर्टेंट कंडीशन ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट, द इम्पोर्टेंट कंडीशन was that I should be present at the day of officially starting of opera, उस दिन मैं आया हूँ, ठीक है ना। तो वो अगला बंदा कहता है कि नहीं, आपको मैंने जो हटाया है ना वो मैंने सही हटाया है। इसमें कोर्ट की जो जजमेंट या फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट या वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट ये होता है कि भाई ही डिड नॉट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ब्रीच अगर हुआ भी है ना, यस ही ब्रीच, बट एट सम एक्सटेंट, सम एक्सटेंट से मुराद है उसकी किसी सब क्लॉज को, सब टर्म्स को, सब कंडीशन को इसने ब्रीच किया है, बट मेजर कॉन्ट्रैक्ट को इसने ब्रीच नहीं किया। सो बीइंग ए ओपेरा के ऑनर को कहा गया कि आप उसके साथ टर्मिनेट नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, आप इससे डैमेजेस क्लेम करें, फाइन लगवाएं, जो आपने बात की, पेनल्टी व्हाटएवर यू वांट टू, आप उसको कम पैसे दे दें एज ए, उसमें आप अपने उसके लिए डैमेजेस के लिए, लेकिन यू कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि जब तक मेजर कंडीशन ब्रीच नहीं होती तब तक यू कैन नॉट टर्मिनेट द होल कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गई। जिस तरह मैंने आपको शुरू में कुछ चीजें डिस्कस की थी कि अगर मैं कहूं कि मुझे, मेरी जो मेजर कंडीशन है, मुझे करोला चाहिए 2025 मॉडल, ब्लैक कलर हो, दिस इज माय प्राइम कंडीशन, ये नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मेरा हसन के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या कामरान साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जनाब उस दिन 2025 मॉडल लेटेस्ट ब्लैक कलर की करोला ले आते हैं, अंदर जो शीट्स लगी हुई हैं, आई मीन टेंटेड है, जो सोफा सेट, आई मीन जो चेयर्स हैं, उस वो रंग बिरंगी हैं, कोई और कलर की है, इसकी रीजन रखते हुए मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म कर सकता। उसने कहा जनाब मैंने आपकी प्राइमरी कंडीशंस पूरी की हैं, अगर आपको ये चीजें पसंद नहीं है आप मुझे कहें, मैं रिप्लेस करा दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा एक्स्ट्रा, बट यू कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। होप सो समझ में आ गई होगी। इस वाले केस में जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का जो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश्ड होता है वो 3 से 4 होते हैं। पहली चीज ये होती है कि भाई, एक होती है मेजर कंडीशन, एक होती है माइनर कंडीशन। माइनर कंडीशन जब भी ब्रीच होती है, ऑन द बेसिस ऑफ माइनर कंडीशन यू कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, yes, but when the condition which is major in your contract is breached, then the other person has fully obligation, fully responsibility, fully authorization to terminate the contract। ये उस सिचुएशन में, एवरी सिचुएशन में आप नहीं कर सकते। अब बैक पे जाएं, पहले जजमेंट्स को पढ़ते हैं, इश्यूज, जजमेंट्स, देन दीज वर द बेसिक फैक्ट्स। अब आए इशू के ऊपर, अब पढ़ें। That is, the initial rehearsal was not a material breach of the contract. The court emphasized that the failure to attend the rehearsal was a minor or immaterial breach and did not justify a threat in making the entire contract। अच्छा, उसमें ये क्वीन बेंच जो उसमें क्यूबीडी कोर्ट में जाता है, कोर्ट कहती है देखें ये जो ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ सिंगर था ना, वो मेजर मिस्टेक नहीं थी, वो माइनर मिस्टेक है, माइनर ब्रीच है। माइनर ब्रीच को मद्देनजर रखते हुए अगला बंदा अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा है ना, ये जस्टिफाइड नहीं है।
देखें, मेरा और आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें 10 क्लॉजेज हैं, उसमें एक क्लॉज कोई इंपॉर्टेंट होगी, उसको आप ब्रीच करोगे, कॉन्ट्रैक्ट विल बी, वो आपका खत्म हो जाएगा दोनों पार्टी से, यू कैन टर्मिनेट। माइनर जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, वो अगर आगे पीछे होती हैं तो उससे कॉन्ट्रैक्ट अगले बंदे को नहीं करना चाहिए, ये केस लॉ उस चीज को स्टेब्लिश करता है। सेकंड वन, देखें दो चीजें कहता है कि जो प्राइमरी फंक्शन था ना एलेजेंड्रो इसका बेटनी का, वो ये था कि सिंगिंग करना 1 तारीख से मार्च तक, उस दिन वो बंदा अवेलेबल हुआ है, मतलब मेजर कंडीशन ब्रीच नहीं की। दूसरी चीज थी, वो माइनर चीज थी, कौन सी, बिफोर 7 days ऑफ द ऑफिशियल स्टार्टिंग ऑफ द डे वो रिहर्सल वो नहीं हुई, तो कोई मसला नहीं, उसकी आप वो कर सकते हैं। तो कहते हैं इन चीजों की वजह से मेजर पर्पस अभी खत्म नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी फर्स्ट्रेटेड। ठीक है ना सर, क्लियर है? अब आए, ये अब जो है ना मेजर चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस, माइनर कंडीशंस, उनमें डिफरेंस क्या आता है, कौन ये पढ़े? मटीरियल माइनर में डिफरेंस ये है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ मटीरियल ब्रीच मीन्स द हार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द सेंटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन इट इज ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी ब्रीच्ड ऑटोमेटिकली, उसमें अदर पार्टी हैज द अथॉरिटी टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। बट इन माइनर केसेस, इन माइनर टर्म्स एंड कंडीशन, माइनर ऑटोमेटिकली आपको पता चलती है, उन केसेस में द अदर पार्टी हैज नो अथॉरिटी टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट ही हैज द, वो कहते हैं ना आपके पास क्या अथॉरिटी है, टू क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम अदर पर्सन। इस तरह हमने देखें, आप कहीं भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें ना, एक बंदा है ओन हॉस्टल में रहता है, एक बंदा हॉस्टल चलाता है, वो इसको कहता है आप 30,000 पर महीने देंगे, आपको 3 टाइम की रोटी मिलेगी, इंटरनेट मिलेगा, आपको लाइट मिलेगी, आपको लॉन्ड्री मिलेगी हफ्ते में 1 दफा, ये दीज आर द प्राइमरी कंडीशन। ओके, ये इसके साथ उनकी थी। अब सेकेंडरी में और चीजें आती हैं कि भाई आपको टीवी पे मिलेगा रूम में, उस टीवी में नेटफ्लिक्स पे मिलेगा, आपको प्राइम, अमेजोन, उन सब सब चीजों की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगी। ठीक है, साथ में हम आपको हॉस्टल के अंदर जिम भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दीज आर द सेकेंडरी थिंग्स। अब होता ये है, ये जैसे ही उस हॉस्टल में इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जैसे ही जाता है, टीवी लगी हुई है, टीवी में नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा, सपोज करें, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, सपोज करें, क्या इस बेसिस के ऊपर, सिर्फ इस चीज के ऊपर कि नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा, तो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूं? उसमें कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कंडीशंस की हमेशा टाइप्स हैं, जिस तरह हमने पहले पढ़ी थी, टर्म्स, नोमिनेट टर्म्स, इननोमिनेट टर्म्स, कंडीशंस, वारंटीज, चीजें थी ना, ये उनकी मेजर क्लॉजेज होती हैं। जिस तरह भी कह रहा मटीरियल ब्रीच एंड माइनर ब्रीच, मटीरियल मीन द सेंटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, the heart of the contract. So on the basis of minor thing, you cannot be terminate the contract. Only you can claim. अब आप इस बात पे क्या कर सकते हैं, आप उस ऑनर के पास जाएंगे कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि नेटफ्लिक्स चलेगा, अब नहीं चल रहा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ। आप कॉन्ट्रैक्ट ना खत्म करें, आप उसको कहें कि मुझे उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव दें, अल्टरनेटिव नहीं दे सकते, मुझे उसके आप पैसे दे दें, मैं खुद लगा लूँ, आप ये कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपको ये अथॉरिटी नहीं देता कि आप कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दें। आप इस सिचुएशन में कर सकते हैं वेन एवर आपको 3 टाइम की रोटी ना मिले, उसमें 2 वक्त की मिलती है, एक, दिस इज द प्राइमरी चीज, दिस इज द मेजर थिंग, इन दीज कंडीशंस यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस सिचुएशन में, इस केस में
पहली चीज को मतलब कि देखें हर केस के अंदर कोई लॉ का पॉइंट डिस्कस्ड जरूर हुआ है, जो मैं आखिर में कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्रिंसिपल्स में बता रहा होता हूँ। उससे होता यह है कि आपको समझ में आती है अच्छा ये केस लॉ है, इसकी जूरिस्प्रूडेंस जजेस की ये थी। जजेस ने पहली बात इसमें यह कही है कि दो तरह के नुकसान होते हैं, एक ज्यादा नुकसान, एक कम नुकसान। कम नुकसान में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म कर सकते। ज्यादा नुकसान है यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द पावर, व्हाटसोएवर यू वांट विद द कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट या लॉ आपको वो प्रोविजन देता है। सॉइल क्लियर है? ये पढ़े हैं दिशा, सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस। Substantial performance. The case reinforced the principle of substantial performance, but his failure to attend the early rehearsals was considered a minor breach of performance, the contract's main obligation. Where our performance was still to come. As such, the contract was not substantially affected. It did not terminate the contract. समझ गए? अब इसकी मैं मिसाल है, सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस से मुराद ये है, मेरा और कामरान साहब का कॉन्ट्रैक्ट है। आई एम द ऑनर ऑफ शोरूम, गाड़ियों का मेरा काम है। कामरान साहब एक गाड़ी बुक करते हैं, गाड़ी ये बुक करते हैं, इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे 2025 का करोला मॉडल देना, मैं इस तारीख को आऊँगा, लेने आऊँगा आपसे। ठीक है, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट में बातें हैं। कामरान साहब को शहरियार बताता है कि अशफाक के शोरूम में तो आग लग गई है, या अशफाक का शोरूम तबाह हो गया, या अशफाक पाकिस्तान छोड़ के भाग गया है, या कोई भी वो दूसरी इसको बात बता दे। उसकी बातों पे आके या कुछ इस तरह सुन के, या ये मेरे जब शोरूम पे आए, मैंने शायद शोरूम कहीं और शिफ्ट कर लिया हो। अभी इसने गाड़ी मुझसे पहली तारीख को लेनी थी, लेकिन 30 को ये गुजर रहा तो देखा था अशफाक का शोरूम ही नहीं है। ये उस दिन सोचता है कि अशफाक कहीं भाग गया। इस चीजों के ऊपर समझ के ये कॉन्ट्रैक्ट मुझसे टर्मिनेट कर देता है। If he has the power or authority to terminate the contract, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट उसमें आया ही नहीं है, अभी एक दिन बचता है मेरे पास। समझ गए ना मेरी बात को? सो जब तक कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट की डेट जब तक वो काम हो ना, तब तक आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। सब्सटेंशियल परफॉर्मेंस में जजेस कहते हैं कि भाई अभी पहली तारीख आई नहीं है, आप उससे पहले उस बंदे को हटा रहे हैं। भाई पहली तारीख तो आने दो ना। उस दिन अगर ये बंदा ना आया हो, he has breached the major condition, now you have the ample authority, you can terminate। कि वो पहली तारीख को आया हुआ है सिंगिंग करने के लिए, भाई 6 दिन पहले नहीं आया कोई मसला नहीं, रिहर्सल थी ना। मेजर चीज तो पहली तारीख को स्टार्ट होनी थी, या जो मैंने गाड़ी इनको प्रोवाइड करनी थी वो 1 तारीख को देनी थी। उस दिन अगर मैं ना करता तो यू आर द एक्चुअल वो चीज आप कर सकते हैं। क्लियर है चीजें या नहीं हुई? पता नहीं कमरान साहब, मुझे लगता है सब लोग खाना खा कर आए ना, तो सब वो रेस्ट मूड पर है, रेस्ट मूड पर है सब। हसन क्लियर है चीजें आपको समझ में आ रही हैं? फोन आपको आ रही है? तीसरी चीज है टर्म वर्सेस कंडीशन। लेकिन जो हमने शुरू में भी डिस्कस की थी, उसमें भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं आई थिंक सो एक चीज भूल गया, लेन कॉन्ट्रैक्ट मुझे लेके आना था आप लोगों के लिए। दिशा को भी कहा भी था मैंने, दिशा ने मुझे रिमाइंडर भी करवाया था, वो मेरे पार्ट पे वो पता नहीं कहीं मुझसे घर पे रह गया है ऑफिस में। तो वो मैं आपको पीडीएफ कर दूंगा या ई में शेयर कर दूंगा, सॉफ्ट में शेयर कर दूंगा, उसको आप देखेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर डिवीजन ऑफ है, डिवीजन से मुराद है टर्म्स है ना, तो पता चल रहा है कि आपको टर्म्स ये हैं। मेजर टर्म्स कौन सी है, मेजर मींस के कंडीशन कौन सी है जिसपे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इसमें ये कंडीशन है। फिर नॉमिनेट टर्म्स हैं, इननॉमिनेट टर्म्स हैं, वारंटीज हैं। अच्छा, जो जिसकी ब्रीच करेगा उसकी सजा अलग है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मैं कंडीशन को ब्रीच करता हूं, आप क्या कर सकते हैं? अगर मैं वारंटी को करता हूं ब्रीच, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर अगला बंदा पार्ट अपना पूरा ही नहीं कर रहा, आपको रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, आप क्या करेंगे? कैसे हैं फैसल? खैरियत से?
ठीक है आप हैं। एक और है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पूरी क्लास में अभी तक कामरान साहब के अलावा कोई अटेंटिवली लेक्चर सुनता ही नहीं है। ये मैंने जैसे ही केस खोला, मैंने आप लोगों से पूछी, जनाब ने वही बात की जो मैं बाद में एक्सपेंड कर रहा था, एलाबोरेट कर रहा था कि भाई इसमें एक मेजर कंडीशन होती है, फिर उसकी सब कंडीशन होती हैं। ये पहले पढ़ा चुका हूँ आपको मैं, ये केस लॉस इसी तरह से मिलते जुलते पहले भी गो थ्रू करवा चुका हूँ। अफनान क्या करते हो क्लास में हैं? मैं रिवीजन कराता हूँ अभी इस केस के बाद। पूरे कॉन्ट्रैक्ट की एक हमारे पास नया स्टूडेंट है शरिया प्लीज। versus tradition. These are distinguished between a term and a condition of a contract physically concern was not a breach of condition. A fundamental part of the contract that allows termination. It was treated as a breach of a term being a less critical aspect of the agreement. It was a voluntary cancellation. वारंट Warrant cancellation of the entire contract. कहता है कि टर्म और कंडीशन में इस केस के अंदर बड़ा फर्क ये था कि बहुत सारी टर्म्स थी, उस बंदे ने जो वायलेट किया है ना, वो सिंगर ने, वो सिर्फ एक टर्म को किया है। टर्म कौन सी थी? 6 दिन पहले आना था, जो कि नहीं आ सका। दैट वाज नॉट फंडामेंटली, या जो जिसको कहते हैं ना जिसके ऊपर आपकी फाउंडेशन है, वो नहीं थी। फाउंडेशन आपकी 1 तारीख से थी 30 तारीख तक, जिस पर आपने परफॉर्म करना था। वो अभी तक अगर वायलेट नहीं हुई, सो यू कैन नॉट टर्मिनेट द होल कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज इट। ये मेजर है ये। अच्छा, उसमें ये होता है वारंटी अगर ब्रीच होती है ना, अब पहले आपको इसको समझना पड़ता है। मैं और आप अगर दो पार्टीज हैं, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम लिख समझते हैं इसके अंदर जितनी भी है ना ये टर्म्स, वो कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन हम सेट करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन इस वजह से लगाते हैं, क्लॉजेज होती हैं, एक क्लॉज बी सी या 1 2 3, ऑल द थिंग्स आर टर्म्स। आप सबको टर्म्स ही बोलेंगे, लेकिन एक ऐसी टर्म होगी, अब पूरी बॉडी के अंदर सब चीजें ऑर्गन है, हाथ नाक कान दिल भी है, लेकिन दिल एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी वैल्यू पूरी बॉडी में, उसकी इंपॉर्टेंस एक अलग है। दिल को निकाल दोगे, बॉडी आपकी चली फंक्शन ही नहीं कर सकेगी। तो उन टर्म्स में 100 टर्म्स में एक ऐसी टर्म होगी या 2 या 3, वो पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं, वो आपकी खास टर्म्स होती है, उसको आप बोलते हैं कंडीशन। ठीक है, उसको कोई भी ब्रीच करेगा तो अगली पार्टी के पास कानून, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रेसिडेंट अथॉरिटी देती है कि यू कैन टर्मिनेट, अब छोड़ दो, आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो, अब आपका काम हो गया है। अगले बंदे ने ब्रीच किया है, सीरियस ब्रीच किया। अगर वो नहीं हो रही ना ब्रीच, कोई और टर्म है जिसको आप वारंटी भी बोलते हैं, फिर नॉमिनेट एंड नॉमिनेट वो अलग चीजें, उसमें ये होगा कि अगर इफ यू आर ब्रीचिंग द वारंटी, द अदर पर्सन जो अगली पार्टी है, उसके पास रेमेडी ये है कि आपसे वो कंपनसेशन ले, आपसे वो डैमेजेस जितना उसको नुकसान हुआ है ना वो ले। इस तरह मैंने आपको मिसाल दी, मेरे और कामरान साहब के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है गाड़ी का। उसने गाड़ी मेरी, उसने सारी चीजें वही फिल की हैं, गाड़ी का जो इंटीरियर है ना वो कलरफुल था, मुझे पसंद नहीं है। अब इसके बुनियाद पे आई कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, बट एट द सेम टाइम आई कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम कमांड साहब कि मुझे सर आप इसके, मैंने ये चेंज करना है, आपने क्यों किया, या चेंज करा के दें या इसके मुझे पैसे। उसमें आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम करते हैं, बाकी जो अदर देन मेजर कंडीशन होती है। इसका नेक्स्ट करें। खत्म हो गई। ऑनलाइन है कोई स्टूडेंट, चेक करें। नहीं है ना, बस बंद करते लेक्चर।